हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज जो टॉपिक मुझे कवर करना है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कोई सर्किट है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इट इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे नीचे आपकी एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। ये आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ई। ठीक है, आप क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो सेल के अंदर का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका एक हम लोग जब सेल्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये CuSO4 का है। ये एक सॉल्यूशन भर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, ये आपकी दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी निगेटिव है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये आपकी हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आता कहाँ से है। ठीक है, जब भी आप इसको जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये आयंस में टूटने लगता है, Cu+2 एंड SO4-2। ठीक है, फिर इसके अंदर इन आयंस का जो मूवमेंट होता है इतना तेजी से होता है। ठीक है, तो इसके बीच में कोलिजन हो जाता है। ठीक है, जब कोलिजन होता है तो इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कोलिजन की वजह से इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर आता है वो इसी वजह से, कोलिजन की वजह से आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट of the cell is called internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको इसके बारे में, अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो पहला फैक्टर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है इस पर डिपेंड करेगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना तेजी से ये आयंस में टूटता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली proportional to the concentration of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें आयंस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सेकंड मेरा फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, कितना जल्दी टूटता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड मेरा फैक्टर जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोड आपकी पड़ी हुई हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उतना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जो मेरा फोर्थ फैक्टर होगा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये, अच्छा फोर्थ फैक्टर जो होगा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रोड पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये इनका कितना एरिया इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। ठीक है, कितना एरिया इनका इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इट इज इनवर्सली proportional to the area of electrode
inside the electrolyte, inside the electrolyte, ठीक है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उनका क्या होगा, वहां पे आयंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा फिफ्थ फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका हो गया मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये कैसे आता है, ठीक है, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मैंने ये सारी बातें करनी है, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि हमको जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और सेल का जो EMF होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब पे क्या, इन सबका आपस में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये आपका, ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स में बहुत ही एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन V, E एंड R, ठीक है, इन सब का रिलेशन मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक, ये आपका है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने बैटरी लगाई, ठीक है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका R है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सेल से करंट निकाल रहे हैं, सेल से करंट निकालेंगे मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है, ये करंट पूरे सर्किट में जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा इनके बीच में जो होगा यही आपका V होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका V होगा, ये आपका होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं E इज द EMF ऑफ सेल, ठीक है, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में ही मैंने बताया था EMF क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, EMF की मैंने 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे कि वर्क डन इन मूविंग a unit positive test charge from lower potential to higher potential और अराउंड अ क्लोज लूप, ठीक है, किसी भी चार्ज को किसी क्लोज लूप में घुमाने के लिए जो वर्क डन होता है वो EMF होता है। ये 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको कहाँ कहाँ वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं वर्क डन करूँगी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस पे मुझे वर्क डन, मुझे 2 बार वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम EMF को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, चार्ज का वर्क डन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे और चार्ज का वर्क डन जो हम करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे, ये हो जाएगा। फिर E इज इक्वल टू इसमें होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V डैश क्या होगा, IR होगा, ठीक है। ये दोनों हम लोग किस किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, ठीक है, दिस इज V, व्हाट इज दिस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the external element, it is the potential difference across the external resistance, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि E हमारा जो होगा, E हमारा होगा टोटल EMF क्या होगा, V प्लस IR होगा हमारा, क्यों, क्यों बैटरी में पोटेंशियल ड्रॉप जितना किया होगा, ठीक है, कितना क्या होगा, स्मॉल r की वजह से जितना होगा, ठीक है, वो पूरा टोटल होगा, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E माइनस IR। अच्छा E हमेशा जो है बड़ा रहेगा V से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं हेंस E इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम आ रहा है, E माइनस IR, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अगर ई हमारा अगर हम इसमें करंट को 0 करते हैं, मतलब अगर ओपन सर्किट की बात करें, ठीक है, ओपन सर्किट में होगा क्या,
ठीक है, हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? हमारा, क्योंकि फिर क्या, अच्छा जब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होने वाली, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से आएगा? करंट जब उसमें फ्लो करेगी उस रेजिस्टेंस पे, तभी तो मुझे पता चलेगा उसका पोटेंशियल क्या है। लेकिन जब उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, जितना ई है उतना ही वी होगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ओपन सर्किट, इन केस ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। अब हम टोटल रेजिस्टेंस की इस सर्किट में बात कर लेते हैं। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? अच्छा ये बताइए, कैपिटल आर एंड आर ये बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये कोई पैरेलल में तो कनेक्ट है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन जो करेंगे वो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा? आर प्लस आर, ठीक है, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। अच्छा अब हम आई की बात कर लेते हैं। आई करंट कितना होगा? ई बैटरी का ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, ये इसकी करंट होगी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर। आई आपने क्या निकाला? ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। तो इसको हम लोग और ब्रेक कर लेते हैं, 1 प्लस स्मॉल आर बाई आर, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी बैटरी का जो था वो V प्लस वी डैश था, यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आया है। V इज इक्वल टू, सबसे पहला आपने फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, ठीक है। आपने जो टोटल रेजिस्टेंस था, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना था? R प्लस आर था, ठीक है, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस। करंट कितनी थी? E अपॉन आर प्लस आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ठीक है, तो ई आर अपॉन आर प्लस आर, ये इसका टर्मिनल। तो ई हम लोगों ने सारे रिलेशन यहाँ पे डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद इसमें बात करते हैं कि कुछ ग्राफ के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जरा एक बार इसको देख लेते हैं कि ग्राफ इसका किस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे ये आपका कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। जब भी बैटरी से करंट निकलेगा, ठीक है, जब भी इससे करंट निकलेगा इस बैटरी से, ठीक है, तो ये हमारी होगी डिस्चार्जिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिए कि जब भी बैटरी से करंट निकलेगा डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। अगर डिस्चार्जिंग होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ, ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास बैटरी है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉल आर, ये ई है। जब इसमें करंट एंटर करेगी तो ये होगा चार्जिंग का केस। अच्छा, चार्जिंग में क्या होगा? आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए कि बैटरी में करंट आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा? ये होगा, ठीक है, इनके बीच में होगा, ये होगा इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे इनके क्रॉस होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, ठीक है। हम E और R के बीच में, E एंड R ग्राफ। अच्छा ये बताइए, जब भी आप किसी भी रिमोट वगैरह में सेल डालते हैं, तो किसी और रिमोट में वो सेल डालते हैं तो उसकी क्या EMF पे कोई फर्क पड़ता है क्या? उसकी वोल्टेज पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम E और R का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, E और ग्राफ में मतलब आप रेजिस्टेंस कुछ भी दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी EMF कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। अब हम लोग V और R का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, V और R का, ठीक है। V और R का जब मैंने आपको रिलेशन बताया था V और R का, ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है, और V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई आपने क्या निकाला था? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, इसको नीचे ले आएंगे E अपॉन 1 प्लस आर बाई आर, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे इसके 3 केस इमेजिन करेंगे। सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल R को 0 कर लें, हम कैपिटल R के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू स्मॉल r कर देंगे, ठीक है। इसके 3 केस जब हम लोग इमेजिन करते हैं। अच्छा, अगर हम R इज इक्वल टू 0 कर लें तो V इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस आर बाई 0 समथिंग बाई इन्फिनिटी,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस इन्फिनिटी ई बाई इन्फिनिटी। तो आपका जितना ये जो आएगा पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, मतलब आप रेजिस्टेंस जीरो करेंगे तो आपका पोटेंशियल भी जीरो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम आर बराबर आर कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस आर बाई आर। आर इज इक्वल टू आर कर लेंगे तो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा ई बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम आर को जो है इनफाइनाइट कर देते हैं। कैपिटल आर को हम लोग अगर इनफाइनाइट कर दें, थर्ड केस आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस आर बाई इन्फिनिटी समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे मुझे सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आर, जब R इज इक्वल टू आर था यहाँ पे, तो इसका जो पोटेंशियल था वो E बाई 2 था। ठीक है, सपोज ये मैं बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका है E बाई 2। ठीक है, और ये जो ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे हो जाता है E, जब रेजिस्टेंस इसकी इनफाइनाइट हो जाती है, R इसका इनफाइनाइट हो जाता है तो इसकी EMF हो जाती है E। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आप R का वेरिएशन जरूर देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग इसके अब अगली बात V और I के बीच में ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा। थर्ड इज द ग्राफ बिटवीन V एंड I। ठीक है, V एंड I, ये आपका I एक्सिस है। ठीक है, ये V है। ठीक है, अब V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। ठीक है, V इज इक्वल टू माइनस आर बाहर कर लेंगे, I प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें mx प्लस सी, तो C का इंटरसेप्ट तो आपका आ रहा है E। ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा E। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा स्लोप आ रहा है m इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, माइनस आर स्लोप मतलब ये स्लोप आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये आपका है m स्लोप। ठीक है, तो ये आपका V और I के बीच में ग्राफ हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस आर। ये आपका V और I के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेरा अगला टॉपिक है मेरा। यहाँ पे हम लोग कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था CBSE में, व्हेन करंट इज द सर्किट इज मैक्सिमम मतलब किसी भी सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगी। अच्छा, करंट का मैंने एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया था, ई इज इक्वल टू वाई, आई इज इक्वल टू ई प्लस ई अपॉन आर प्लस आर, ये मैंने डिराइव किया था। इसमें ऑप्शन थे आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज लेस देन आर, आर इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ बताइए जब आर इज इक्वल टू आर कर देंगे तो यहाँ पे ई बाई 2 टाइम्स, ठीक है, तो आपके ये घट रहा है, करंट यहाँ पे आपकी घट जाएगी। ठीक है, जब आप आर को इससे कम कर देंगे, ठीक है, आर को इसको कम कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे देखिए, हम इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। हम जो भी चेंजेस करेंगे कैपिटल आर में करेंगे। तो कैपिटल आर को अगर हम कम से कम रख दें तो हमें करंट मैक्सिमम मिल जाएगी। अगर आर को हम लोग मिनिमाइज कर दें, ठीक है, तो हमें करंट मैक्सिमम मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू आप लोग 0 कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका CBSE एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट है आपके पास, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 55 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यही आपको निकालना है। ये आपका एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 50 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, स्मॉल r की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस R टोटल हम लोग इसका निकाल लेंगे तो 55 प्लस R हो जाएगा। I क्या होगा, E बाई आर प्लस आर होगा। ठीक है, करंट इसकी कितनी गिवन है आपको, 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू बैटरी का EMF है 3 अपॉन 55 प्लस R। ठीक है, जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 बाई 1 2 3। ठीक है, ये आपका उधर चला जाएगा तो ये आपका नीचे होगा 50, ये होगा 55 प्लस R। ये आपका 55 है या 56 है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। ये आपका 15, यहाँ पे आपका एमीटर का भी एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 56 प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 56 प्लस आर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 56 प्लस आर। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, मैंने इसका देखा नहीं, एमीटर का भी रेजिस्टेंस था इसमें। ठीक है, 56 प्लस आर, ये आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 560, आर इज इक्वल टू 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इस सर्किट का आ गया 4 ओम। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी आपका सीबीएसई में आ चुका है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है। यहाँ पे 12 वोल्ट की आपका ईएमएफ लगा हुआ है, यहाँ पे इसका जो, ठीक है, वी, ये आपका मीटर लगा हुआ है। गिवन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस इसका निकालें, जैसा मैंने आपको बताया टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस होगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसकी करंट निकाल लेते हैं, करंट कितनी होगी इसकी, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वोल्टेज कितनी है, 12/6। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर की। जस्ट अ मिनट, यहाँ आपकी करंट हो जाएगी 2 एम्पियर की। अब हम लोग वोल्टेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, वी आपका क्या होगा, वी, अच्छा ये बताइए, ये जो बैटरी है, ठीक है, इससे करंट आपकी निकल रही है, तो करंट अगर निकल रही, डिस्चार्जिंग हो रही है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा आपका। ठीक है, ई माइनस आई आर होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो बैटरी का ईएमएफ कितना है, 12 माइनस करंट आपकी कितनी है, 2 एम्पियर। स्मॉल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, 4, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो 8 वोल्ट का आया है। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, 8 वोल्ट की, और एमीटर की रीडिंग होगी 2 एम्पियर की। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिए। सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें बात करनी है। ये आपके 3 सेल, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, बी सी डी। ठीक है, सेल हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं, मैं करंट बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, अब मैं इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल, तो मैं यहाँ से सेल, यहाँ से करंट निकाल लूंगी ना। ठीक है, इसमें सेल्स में करंट जाएगी तो चार्जिंग होने लगेगी, मुझे डिस्चार्जिंग करनी है। ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन लेके चल रही हूँ, डिस्चार्ज हो रही है। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है। ठीक है, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, जब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाती हूँ तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैं एक ई इक्विवेलेंट लगा देती हूँ और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट लगा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा AD। ठीक है, ये सर्किट होगा मेरा, और इससे करंट मेरी निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, VAB निकालती हूँ। ठीक है, VAB अगर मैं निकालूंगी, ठीक है, VAB, ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ठीक है, सेल से करंट निकल रही है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे CD की। ठीक है, CD इज इक्वल टू VC माइनस VD इज इक्वल टू E3 माइनस IR3। ठीक है, ये आपके 3 इक्वेशन हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए और डी का चाहिए ना, VA माइनस VD। ठीक है, तो VAD मुझे निकालना है, VA माइनस VD, तो ये कैसे होगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। ठीक है, तो ये VB कैंसिल हो जाएगा, VC कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VD आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये होगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। ठीक है, अब क्या होगा, मैं सारी EMF को एक साथ लिख लेती हूँ। VAD आपका क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, ठीक है, इसको जब मैं लिखूंगी
इसको जरा इरेज कर देते हैं। फिर मैं माइनस आई कॉमन कर लूँगी, R1 प्लस R2 प्लस I3, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जरा बात करते हैं कि VAD आखिर है क्या, VAD होगा क्या। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपने आपने इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाया तो E इक्विवेलेंट आपका क्या आ गया, EMF को सब ऐड कर दीजिए, E2 प्लस E3, ये आपका E इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका स्मॉल r इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे सपोज अगर मेरे पास ये कोई बैटरी लगी हुई है, बैटरी अगर उल्टी कनेक्टेड है, जैसे ये आपकी सीधी बैटरी है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको उल्टा लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इससे करंट निकाल दूंगी। ठीक है, इसका E1 E2 E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ठीक है, अगर मुझे इसका EMF लिखना होगा, ठीक है, मैं E इक्विवेलेंट कैसे लिख सकती हूँ। ठीक है, E1 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे बैटरी उल्टी, तो यहाँ पे EMF माइनस हो जाएगा, प्लस E3, ये इसका इक्विवेलेंट EMF। और अच्छा, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कोई दो बैटरी हैं। ठीक है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका 50 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बैटरी लगा दी, उल्टी लगी हुई है। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, अब मैं इसके बाद इसमें जो करूँगी, ये भी इसका भी 2 ओम है। मैं सर्किट इसका देख लेती हूँ ज़रा कैसा है। अच्छा, यहाँ पे इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा आप ये देखिए, जब भी बैटरीज की बात होती है, ठीक है, तो जिस बैटरी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, करंट हमेशा उसी से निकलती है। तो इससे मैंने करंट इसकी निकाल दी। ठीक है, अब ये बताइए, ये दोनों बैटरी उल्टी लगी हुई हैं। ठीक है, मुझे इसमें निकालना क्या, फाइंड आई इन द सर्किट। ठीक है, तो अब मैं इसका अगर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ई इक्विवेलेंट निकाल लूँ। ठीक है, क्योंकि बैटरी उल्टी लगी हुई, तो मैं इनका EMF माइनस कर दूँगी, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 2 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग V इज इक्वल टू आई आर से करके निकालेंगे। तो ये कितना टर्मिनल पोटेंशियल कितना आया आपका। ठीक है, ये आया आपका 30 इज इक्वल टू आई, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आया, ये 10 आया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, यही आपसे पूछा था सर्किट में। ठीक है, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कोई सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो उनका सर्किट हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखिए, सेल जब भी पैरेलल कनेक्ट होंगे तो उनका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, वो दूसरे सेल के भी नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होगा। ठीक है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता था, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होता था, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल की बात होगी तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी किसी का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आप जब इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपकी पहली सेल है E1 R1, ये आपकी दूसरी सेल है E2 R2, ये आपकी तीसरी सेल है E3 R3। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनसे करंट निकाल रही हूँ। ये I1 निकली, I2 निकली, I3 निकली, यहाँ पे जाके I हो गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे I, यहाँ पे I1 I2 I3, इस तरह से करंट इसमें निकली। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ, V सेम रहता है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, और I डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैंने वही किया है इसमें, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो अब V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू E1 माइनस I R1। ठीक है, तो हम लोग जब इसको अलग से करंट इसकी लिखना चाहेंगे, ठीक है, I1 R1 होगा, तो अगर हम इसकी करंट निकलूंगी, I1 इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। ठीक है, इसी तरह I2 लिख लेंगे हम लोग, E2 बाई
R2 माइनस V बाई R2, ठीक है। फिर हम लोग I3 भी लिख लेंगे, E3 अपॉन R3 माइनस V बाई R3। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं बनाऊंगी इसका, एक ही बैटरी लगाऊंगी, एक इक्विवेलेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट, ठीक है। इससे करंट आपकी निकल रही है, ठीक है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब मुझे इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकलना होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, यही तो लिखूंगी, ठीक है। अब टोटल करंट इसमें कितनी होगी, ठीक है। अच्छा V मेरा होगा क्या, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। आई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V होगा। I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपकी करंट होगी। अब टोटल करंट हम मैं ऐड कर दूंगी जितनी भी टोटल है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो जब हम इसकी करंट को सारी ऐड कर देंगे तो E1 अपॉन यहाँ पे जो आएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, और यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आप इसके EMF की बात कर पाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसमें R इक्विवेलेंट का मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले आप इसमें R इक्विवेलेंट ही निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं कि सपोज ये मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 बैटरी हैं जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, ठीक है। इसका इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम। इनका बैटरी जो है 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, ठीक है। इसका आपको E इक्विवेलेंट भी निकालना है और R इक्विवेलेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट, मैंने आपको बताया था R इक्विवेलेंट आपको सबसे पहले निकालना है इसमें, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इसमें क्या होगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 बाई 2, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 बाई 3, ठीक है। R इक्विवेलेंट टू 2 बाई 3, ठीक है। अब E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ठीक है। तो ये जब 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 4 बाई 2 प्लस 4 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। ये 6 हो जाएगा। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आया है 2 बाई 3, 3 2 जा 6, 4 वोल्ट। तो इसका E इक्विवेलेंट कितना आया 4 वोल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, बैटरी का जो भी पोटेंशियल वो सेम है, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट भी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, इफ आइडेंटिकल cells are connected in parallel, then EMF is equal to EMF of वन सेल, ठीक है। किसी एक सेल के EMF के बराबर ही होगा उसका EMF, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये एक अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास 2 बैटरी हैं जो कनेक्ट हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है। ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी, ये आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है। अब इसका देखिए बैटरी आपका EMF इसका सेम नहीं है, आपको निकालना है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट इसका निकाल लेते हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इसका 6, 2 प्लस 3 5 बाई 6, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 बाई 5, ठीक है। R इक्विवेलेंट इसका आ गया। अब हम लोग E इक्विवेलेंट अगर इसका निकालेंगे, बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है। आपके पास 2 ही सेल हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं 5 बाई 2 प्लस 10 बाई
3, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 6 3 15 प्लस 20 इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन 6/5। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 35/6 इंटू 6/5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 7 वोल्ट का, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ई इक्विवेलेंट 7 वोल्ट का आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो 6/5 ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का पहले बारे में हम लोगों ने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आता है, ठीक है। तो सेल, जब आप सेल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट में उसकी कंसंट्रेशन हो गई, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो गया, कितनी रॉड आपकी डिप है जो आपने इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है उस सॉल्यूशन में, ठीक है। और एनर्जी देने के बाद, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कितना तेजी से आयंस में टूट जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स है जिस पे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस का आपस में, इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल और बैटरी का ईएमएफ, इन सब का आपस में रिलेशन मैंने देखा। फिर इसके बाद मैंने फिर देखा कि अगर मैं सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बात और आप लोग यहाँ पे देखें कि हम जब भी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उससे मुझे फ़ायदा क्या होता है। जब भी हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है मुझे, ठीक है। और जब सेल्स को हम जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलती है, ठीक है। तो मेरा अगला लेक्चर होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल का भी क्या फायदा, ये भी मैं आपको उसको पढ़ाने के बाद बताऊंगी कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है। तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।